चौराहे पर फॉर्च्यूनर कार जैसे ही निकलने वाली होती है तो चौराहे पर जाम लगा था। तो जो व्यक्ति उस कार में बैठा हुआ था वह अपने ड्राइवर से कहता है कि भाई साहब थोड़ी देर रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, बहुत सारे लोग सामने खड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है कि जाम काफ़ी दूर तक लगा हुआ है, इसलिए जल्दबाजी न करो, आराम से चलते हैं। उसका ड्राइवर उसके द्वारा बताए गए निर्देश के अनुसार गाड़ी को इस भरे चौराहे पर रोक लेता है, तब तक के लिए जब तक के लिए वह जाम खाली ना हो जाए। हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आज की कहानी वाकई में झकझोर कर देने वाली कहानी है और सीख देने वाली कहानी है। दोस्तों, 14 अगस्त 2015 को उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कन्नौज, और इसी जिले में एक जगह पड़ती है छिबरामऊ। छिबरामऊ के चौराहे पर जाम लगा हुआ था, जहां से एक फॉर्च्यूनर गुजरती है। उसमें बैठे सत्यम जैन को, जो कि फॉर्च्यूनर के मालिक थे, वह किसी विशेष काम से दिल्ली जा रहे थे और जैसे ही चौराहे पर कार रुकती है तो सत्यम जैन, जो बहुत ही दयालु किस्म के आदमी हैं, तो वह देखते हैं कि उनकी गाड़ी के आसपास 3-4 महिलाएं आती हैं जो कि गंदे कपड़े पहने हुए हैं, और उनके कपड़े गंदे ही नहीं, जगह जगह से फटे हुए भी थे। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वे लोग जैसे भीख मांगने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे चौराहों पर ऐसी महिलाएं खड़ी रहती हैं। सत्यम जैन का ड्राइवर जैसे ही कार का शीशा नीचे करता है, वैसे ही सत्यम जैन अपनी जेब से हाथ डालते हैं और जेब के पर्स से पैसे निकालते हैं, और अपने पर्स में कुछ रुपए और कुछ नोट निकालने के बाद 3-4 महिलाओं को दे देते हैं। बाद वह देखता है कि अब जाम खुल गया है, तो ड्राइवर से कहता है कि अब गाड़ी आगे बढ़ाओ। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने वाली होती है, सत्यम जैन देखते हैं कि उनकी खिड़की के पास एक महिला खड़ी है, जो कि लगातार उनकी खिड़की पर हाथ मार रही है और कह रही है, साहब जी, हमें तो आपने कुछ नहीं दिया। सत्यम जैन जब शीशे के अंदर से उस औरत को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वह इस महिला को जानते हैं, पहचानते हैं। सत्यम जैन तुरंत अपनी कार का शीशा नीचे करते हैं और वह महिला सत्यम जैन के पास चलकर आती है और अपना सर उस कार के अंदर डाल देती है और सत्यम जैन से कहती है कि साहब जी, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। जैसे ही सत्यम जैन उस महिला को देखते हैं तो कहते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या हाल बना रखा है अपना। वह महिला भी सत्यम को पहचान जाती है और पूछती है कि आप तो सत्यम है ना। हाँ, मैं सत्यम ही हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। दरअसल यह महिला कोई और नहीं बल्कि सत्यम जैन की तलाकशुदा पत्नी थी। दोनों का तलाक तकरीबन 2 वर्ष पहले हो चुका था, जिसका नाम मनीषा था। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। तब सत्यम मनीषा से पूछते हैं कि तुम तो एक अच्छे खासे घराने की लड़की थी, और जब हमारा तलाक हुआ था तो तुमने मेरे नाम 40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था, और मैंने दिया भी था। उस 40 लाख रुपए के जुर्माने को तुमने क्या किया, तुम्हारा क्या हाल हो गया, और तुम ऐसी स्थिति में कैसे आ गई कि आज तुम दर बदर की ठोकरें खा रही हो और यहाँ रोड पर भीख मांग रही हो। यह सब सुनकर मनीषा बहुत शर्मिंदा हुई और कहने लगी कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। तब सत्यम जैन मनीषा से कहते हैं कि ठीक है, तुम आओ, तुम मेरी पिछली सीट पर बैठ जाओ। और सत्यम जैन अपने ड्राइवर से कहता है कि भाई साहब, पीछे वाला दरवाज़ा खोल दीजिए। सत्यम का आदेश सुनकर ड्राइवर तुरंत पीछे का दरवाज़ा खोल देता है और अगले ही पल मनीषा कार में बैठ जाती है। जैसे ही वह कार में सवार होती है तो पर खड़ी कुछ औरतें यह देखकर डर जाती है। उनको शक हो गया था, क्योंकि उनको यह सारी कहानी नहीं पता थी कि आखिर यह महिला कार में क्यों बैठ रही है, और आपस में बातें करने लगती हैं, जिनकी बातें सुनकर वहाँ के कुछ लोग, जो कि दुकानदार थे, उन्हें लगता है कि कोई बड़ा आदमी एक गरीब महिला को भिखारी समझकर कहीं गलत काम के लिए तो नहीं किडनैप करके ले जा रहा। तो वहाँ के लोगों की भीड़ लग जाती है, वहाँ पूरा बाजार इकट्ठा हो जाता है यह जानने के लिए कि आखिर यह फॉर्च्यूनर वाला बड़ा आदमी एक गरीब भिखारिन को क्यों लेकर जा रहा है। आखिर उसने
इस महिला को अपनी गाड़ी में क्यों बिठाया है और इस आदमी का उस औरत से क्या संबंध है। और महिलाओं ने आपस में जब तेजी से बातें करना शुरू की तो वह सारी बातें 1 मिनट के अंदर पूरे बाजार में गूंज गई थी और पूरे बाजार वाले इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही पूरे बाजार वाले इकट्ठा होते हैं तो उस महिला से पूछते हैं कि वह महिला उस आदमी की गाड़ी में क्यों बैठी है और यह आदमी तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है। यह सब बातें सुनकर मनीषा कहती है कि दरअसल यह मेरे तलाकशुदा पति हैं सत्यम जैन, और मुझे यह ज़बरदस्ती नहीं लेकर जा रहे हैं बल्कि मैं उनके साथ खुद जाने के लिए तैयार हुई हूँ। सत्यम जैन मनीषा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। सत्यम मनीषा को एक होटल पर लेकर जाते हैं। वहाँ जाकर सत्यम अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि जाओ मार्केट से उनके लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद कर ले आओ, उनके लिए एक चप्पल की जोड़ी भी खरीद कर ले आओ। यह सुनकर ड्राइवर तुरंत अपने मालिक की बात मानकर बगल के मार्केट से कपड़े और चप्पल लेकर आता है। तब सत्यम होटल पर बैठे बैठे मनीषा से कहते हैं, मनीषा तुम होटल के अंदर जाओ और यह कपड़े पहनकर आओ। मनीषा भी चुपचाप सत्यम की बात मान जाती है और वह कपड़े लेकर होटल के बाथरूम में चली जाती है। वह नए कपड़े पहनने के बाद ऐसी लग रही थी जैसे वह नई नवेली दुल्हन हो। सत्यम ने जब उसको देखा तो वह देखते ही रह जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि भले ही मनीषा कैसी भी हो गई हो, वह कितनी भी बदल गई हो, लेकिन इसका चाल चलन, इसका चेहरा कुछ नहीं बदला है। यह सिर्फ हालात की मारी है, सिर्फ मजबूरी की मारी है। सत्यम जैन उसे कहते हैं कि मैं किसी ज़रूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, अगर मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दो तो मैं तुमसे कल आकर मिलूँगा। तुम अपना पता लिखवा दो मुझे, जहाँ तुम रहती हो, तो मैं वहाँ पर दिल्ली से वापस लौटने के बाद आऊँगा और तुमसे मुलाकात करूँगा। वह कहती है ठीक है। वह अपना एड्रेस लिखवाकर अपने कमरे पर चली जाती है और सत्यम जैन दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में अपना सब काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं और रात होने पर जब वे होटल में सोने के लिए जाते हैं तो सत्यम सुबह को हुए वाक़ये को भूल नहीं पा रहे थे। उसे रह रहकर मनीषा का मासूम चेहरा याद आ रहा था। उसे मनीषा के साथ बिताए अपनी शादी के वो पल याद आ रहे थे जो उसने और मनीषा ने शादी के बाद कुछ अच्छे पल बिताए थे। सत्यम की वह रात कांटे नहीं कट रही थी। वह बस इंतजार कर रहा था कि कब सुबह हो और कब वह मनीषा से मिलने जाए। और उधर मनीषा की भी हालत, जो कि चौराहे पर भीख मांगती थी, उसकी भी वह रात कांटे नहीं कट रही थी। वह भी बार बार सत्यम के बारे में ही सोचे जा रही थी। अगले दिन सत्यम जैन दिल्ली से लौटते हैं और मनीषा द्वारा बताए गए पते पर पहुंचते हैं। वहां जाकर सत्यम को पता चलता है कि मनीषा वहां पर नहीं है। जब वह वहां के कुछ लोगों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि मनीषा अपने काम धंधे पर यानी कि भीख मांगने के लिए जा चुकी है। सत्यम फिर उसी चौराहे पर जाते हैं जहां पर मनीषा उन्हें पिछले दिन भीख मांगते हुए मिली थी। आज भी मनीषा उसी जगह पर भीख मांग रही थी। सत्यम मनीषा को फिर से अपनी गाड़ी में बैठने को कहते हैं और मनीषा को गाड़ी में बैठाने के बाद मनीषा से कहते हैं कि उन्हें अपने रूम पर ले चलो। मनीषा सत्यम को अपने कमरे पर लेकर चली जाती है, जहाँ पर वह किराए के गंदे और छोटे से कमरे में रहती थी। जब वह अपने कमरे में अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बेड पड़ा हुआ है और बेड के ऊपर सत्यम जैन और मनीषा की एक फ़ोटो टंगी हुई थी। जैसे ही वह फ़ोटो सत्यम जैन की नज़रों में आती है, यानी कि सत्यम जैन की निगाहें उसकी फ़ोटो पर पड़ती है, तो वह मनीषा से पूछता है कि मनीषा, हमारा तुम्हारा तो तलाक 2-3 साल पहले हो चुका है और मेरे और तुम्हारे रास्ते भी अलग अलग हो गए थे। सब कुछ बंटवारा हो चुका था, सब कुछ कोर्ट में तय हो चुका था और फिर तुमने मेरे ऊपर हर्जाना भी लगाया था और वह 40 लाख रुपए भी मैंने तुम्हें दे दिए थे। तो फिर यह तुमने मेरी और अपनी तस्वीर क्यों लगा रखी है। मनीषा सत्यम की बात सुनकर कहती है कि मैंने आपको तलाक भले ही दे दिया था, लेकिन उस तलाक के पीछे मेरी रजामंदी नहीं थी। मैं दरअसल आपको कभी तलाक देना ही नहीं चाहती थी। मैं आज भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि शादी के बाद किया करती थी, यानी कि तलाक के पहले करती थी। यह सुन सत्यम कहता है कि फिर तुमने मुझे तलाक क्यों दे दिया। तब मनीषा अपनी पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि दरअसल
मनीषा के एक जीजा होते हैं और जो पिता और एक भाई होता है। वह सत्यम जैन के घर मनीषा का रिश्ता लेकर जाते हैं। सत्यम एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी और सत्यम जैन अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। तो मनीषा के परिवार वाले सत्यम जैन के यहाँ जब सत्यम को देखने गए थे तो देखते ही कहने लगे कि यहाँ सब कुछ भरा पूरा है, यह तो बहुत बड़े रईस हैं, इनके पास बहुत सारी धन दौलत है। अब तो हमें चाहे जो भी करना पड़े हम शादी इसी के यहाँ करेंगे। और लास्ट में होता भी वही है, वह शादी सत्यम जैन से ही करते हैं। तो क्योंकि जो कि मनीषा का जीजा था वह बहुत ही लालची टाइप का आदमी था और वह जो कहता था वही सत्यम जैन के ससुराल में मान्य होता था। यानी मनीषा के माता पिता और भाई सब उनकी बात मानते थे। जब मनीषा दुल्हन बनकर सत्यम जैन के घर आ चुकी थी तो जैसे जैसे 1-2 साल रिश्ता चलता है उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते मनीषा के जीजा और उसके भाई उसके मन में सत्यम के खिलाफ जहर घोलने लगते हैं। सब लोग मनीषा को कहीं ना कहीं उसे चढ़ाने लगते हैं और वह बहकावे में आ जाती है और अपना घर खुद ही तोड़ने पर उतावली हो जाती है। और स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों का आपस में तलाक का केस चलता है। मनीषा के जीजा को मनीषा के घर वालों को पता ही नहीं था कि सत्यम जैन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो अगर मैं उनके ऊपर जुर्माना कर दूं तो वह आराम से पैसे दे देंगे। उन पैसों को लेकर हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारेंगे। लेकिन मनीषा को इस चीज़ की भनक नहीं थी कि यह लोग उसका घर बिगाड़ रहे हैं, उसका घर उजाड़ रहे हैं, उसके घर वाले ही उसको धोखा दे रहे हैं। मनीषा भी अपनी मम्मी पापा और अपने भाई के कहने पर यह सारे करती थी और लास्ट में कोर्ट में दोनों का तलाक हो जाता है। मनीषा अपने परिवारजनों के कहने पर 40 लाख रुपए का जुर्माना सत्यम पर ठोक देती है और सत्यम जैन भरे कोर्ट में 40 लाख रुपए अदा करके दोनों का संबंध विच्छेद यानी कि दोनों का तलाक हो जाता है। यह सारे पैसे मनीषा के नाम से उसके खाते में आ जाते हैं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका जीजा कहता है कि मनीषा देखो तुम्हारा तलाक हो गया है, मैं तुम्हारी अच्छी शादी कर दूंगा, ऐसे तुमसे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम एक तलाकशुदा हो। तो तुम्हें सबसे पहले अपने लिए एक छोटा सा घर बनाना होगा। इसके लिए तुम्हें ज़मीन खरीदना होगा जिससे कोई भी लड़का या कोई भी परिवार लालच में आकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। मनीषा अपने घर वालों और अपने जीजा पर विश्वास करती थी तो वह भी उनकी बातों में आ जाती है। मनीषा का जीजा और उसके घर वाले उससे 30 लाख रुपए प्लाट के नाम पर ले लेते हैं और कुछ रुपए अपने खर्चों के नाम पर ले लेते हैं। ऐसे ही मनीषा के पास कुछ नहीं बचता है और धीरे धीरे पूरे पैसे मनीषा के खा जाते हैं। और जब मनीषा के पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं तब तक मनीषा का इकलौता भाई जो था उसकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद जब उसकी पत्नी आ जाती है तो वह मनीषा से बहुत ज़्यादा जलन रखने लगती है और मनीषा उसकी फूटी आंख में नहीं सुहाती है। मनीषा भी अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी हुई थी तो शायद वह मैच्योरिटी की अवस्था में नहीं थी जो चीज़ों को समझ पाए। लेकिन अब मनीषा सब कुछ समझ पा रही थी, सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने हंसते खेलते परिवार में अपने हाथों ही आग लगा दी थी। जब उसका पैसा खत्म हो गया था तो मनीषा का भाई और मनीषा के माता पिता ने उसको घर से निकाल देते हैं। अपने ही घर से निकल जाने के बाद मनीषा अपने जीजा के यहाँ पहुँचती है, जहाँ उसका जीजा कहता है कि तुम जहाँ मर्जी हो वहाँ चली जाओ, जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी तो तुम हम लोगों की क्या होगी। यह सब सुनकर मनीषा टूट जाती है। फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कहीं रहने की कोई जगह नहीं होती थी, तो मजबूरन उसे रोड पर रात गुजारनी पड़ी, जहाँ उसकी मुलाकात कुछ ऐसी महिलाओं से होती है जो कि रोड पर भीख मांगने का काम करती है। वह रोड पर मनीषा को सहारा देती है और मनीषा को भी भीख मांगना सिखा देती है। धीरे धीरे मनीषा भी भीख मांगने लगी थी। जब पूरी कहानी मनीषा ने अपने पति सत्यम जैन को सुनाई तो सत्यम जैन की आंखों से आंसू निकलकर जमीन पर गिरने लगे। अब मनीषा सत्यम से पूछती है कि माँ तो मुझे बहुत मानती थी, माँ का क्या हाल है। तो सत्यम जैन कहता है कि माँ आज भी वैसे ही है,
माँ तुम्हें आज भी याद करती है। उन्होंने पता नहीं कितनी बार मुझसे कहा कि क्या मेरी बहू अब मुझे वापस नहीं मिल सकती, लेकिन अब वह बुजुर्ग हो चुकी है। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि हमारा कोर्ट में तलाक हो चुका है, अब हम कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते। तब मनीषा सत्यम जैन से कहती है कि अगर दिल सच्चा हो, मोहब्बत सच्ची और इरादे नेक हो तो हम अभी भी एक हो सकते हैं। यह सुनकर सत्यम कहता है, नहीं, कानूनी तौर पर और धार्मिक तौर पर हम हर तरीके से अब अलग हो चुके हैं। इतना कहकर वह कुछ पैसे निकालता है और कहता है कि यह पैसे रखो, हर महीने का जो तुम्हारा खर्चा होगा उसे मैं देता रहूँगा, उसे लेते रहना, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ। जैसे ही वह मनीषा को पैसे देता है और अपनी कार में बैठने जाता है, मनीषा उसके पाँव पकड़कर रोने लगती है। यह देख सत्यम का भी दिल पिघल जाता है। तब मनीषा कहती है कि एक बार मुझे अपनी सासू माँ से बात करनी है। तब सत्यम जैन अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालते हैं और तुरंत अपनी माँ को कॉल करते हैं और कहते हैं कि माँ, मनीषा मिल गई है, मनीषा से बात करनी है क्या। जैसे ही उसकी माँ यह बात सुनती है कि उसकी बहू मनीषा आज इतने दिनों बाद उसके बेटे को मिली है, तब वह तुरंत अपने बेटे से तपाक से कहती है कि बेटा, बात कराओ मेरी बहू से। तब सत्यम अपना फ़ोन मनीषा को पकड़ाता है। अब सास और बहू दोनों एक दूसरे के से काफ़ी देर तक बातें करते हैं और सत्यम की माँ सत्यम से कहती है कि ऐसा करो कि तुम बहू को सीधा घर वापस लेकर आओ, क्योंकि सत्यम अपनी माँ की कोई भी बात नहीं टालता था। तो वह अपनी कार में मनीषा को बैठाता है और सीधा लेकर अपने घर पहुँचता है। जैसे ही वह दोनों घर पहुँचते हैं, वह देखता है कि उसकी माँ आरती की थाल सजाकर अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। सत्यम की माँ मनीषा की आरती करती है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। सास और बहू मिलकर खूब रोते हैं। उसके बाद सत्यम कहता है कि माँ, यह वही मनीषा है जिसने कोर्ट में मुझसे 40 लाख का जुर्माना लिया था और मैंने 40 लाख भरे भी थे। क्या आप इस महिला को दोबारा अपने घर में रखना चाहोगी। तब सत्यम की माँ उससे कहती है कि बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। यह भी इंसान है और गलती हमेशा इंसानों से ही होती है। अगर इससे कोई गलती हो गई है तो इसे माफ़ कर दीजिए। और सत्यम और मनीषा दोनों एक बार फिर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और एक साथ बड़े प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।